Hello, dear friends. Today again we continue redox reaction and equivalent concept. आज हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशन में ही redox टाइट्रेशन का जो एक पार्ट है दैट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसकी हम बात करेंगे आज। अगर हम टाइट्रेशन की बात करें जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आयोडी मैट्रिक में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसको ब्यूरेट में फिल किया गया है, किसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, किसका एस्टिमेशन हो रहा है। ऐसी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं यहाँ पर। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि रिएक्शन रट लेते हैं। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है हमारे जेई पे उसको हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप एक वर्ड देख रहे हैं आप लोग इसमें आयोडीन वाला पार्ट पूरा आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आईओडीआई आ रहा है, इसका ध्यान रखो। तो यहाँ ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है, डायरेक्ट टाइट्रेशन है, डायरेक्ट टाइट्रेशन। और यहाँ आयोडीन नहीं बन रहा वर्ड में, यहाँ देखिए आप लोग आईओडीओ हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। देखो इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इसका मतलब इतना सा है कि जब मैं बात करता हूँ आयोडीमेट्रिक की तो इसका मतलब है कि यहाँ आयोडीन डायरेक्टली यूज होता है, आयोडीन डायरेक्टली यूज होता है। यहाँ आयोडीन पहले प्रिपेयर किया जाता है। आयोडीन इज फर्स्टली प्रिपेयर्ड, ओके। तो ये फर्क है मेन तो इसमें, बाकी आगे हम बात करेंगे, वन बाय वन समझेंगे। सो आईओडीआई आ रहा है तो ऐसे याद कर लो कि आयोडीन इसमें आ रहा है, तो इट इज व्हाट वी से कि ये यहाँ आयोडीन जो भी है वो डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। यहाँ पर जो आयोडीन है आपका हमें पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद हम जो भी प्रोसेस रहता है वो करते हैं हम लोग। तो पहले मैं बात करता हूँ आयोडीमेट्रिक की, फिर मैं बात करता हूँ आयोडोमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए, सो फर्स्ट वन इज व्हाट वी टॉक अबाउट आयोडीमेट्रिक। फिर लास्ट में मैं समराइज करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, चिंता मत कीजिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सो वी टॉक अबाउट आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा, इट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन, इट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। लेकिन डायरेक्ट से मतलब क्या है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली आयोडीन को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। आयोडीन directly used as oxidizing agent, पहली बात तो ये, and here estimation of reducing agent take place। क्या मतलब है, यहाँ जो reducing agent होगा उसका estimation किया जाएगा, वो यहाँ पर एज ए एनालेट होगा। मतलब कि आप जो आयोडीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आयो2 है ये यहाँ पर एज अ टाइट्रेंट काम करेगा। इससे आप डायरेक्टली इसमें फिल करेंगे, इससे आप डायरेक्टली फिल करेंगे ब्यूरेट में। और जो यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका हम एस्टिमेशन करेंगे, जिसके बारे में हमें अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, वो आपका यहाँ एज ए टाइट्रेट कह लीजिए आप, या आप कह लिए एज ए एनालेट। और ये आपका फिल होगा इसमें भाई हमेशा की तरह बीकर में। तो इसका तो आपका क्या होगा भाई, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। एग्री और नॉट? तो मैंने क्या बात बताई, मैंने एक बात बोली है यहाँ पर, जो पॉइंट ध्यान रखने, लास्ट में मैं समराइज करूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन होता है यहाँ पर, आयोडीन डायरेक्टली यूज होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसे हम फिल करते हैं टाइट्रेंट में। अगर मान लो मैं डायग्राम के तौर पर बनाना चाहूँ तो देखिए थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं, हल्का सा, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। सो देखिए भाई, ये आपकी ब्यूरेट और नीचे आपका बीकर। दिस इज व्हाट द बीकर। और ये आपका नॉब लगा दिया हमने ब्यूरेट पे, ये ब्यूरेट की रीडिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली फिल करेंगे आपका
इस ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ I2, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ I2 फिल होगा इसमें भाई, और यहाँ जो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो फिल होगा इसमें, दैट इज व्हाट योर एनलेट, या जिसे आप टाइट्रेट भी कहते हैं। तो ये फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से जो है आपका आयोडीन वो उसमें डिप करते हैं, सॉरी इसमें डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट फिल होता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है, जब आपका एंड पॉइंट आने वाला होता है, उससे थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्च को एज व्हाट वी से इंडिकेटर काम में लेते हैं। ठीक है, मैं इसको लिखाऊंगा वापस। अब हमारी रिएक्शन क्या होगी? एक ही रिएक्शन है इसमें डायरेक्टली, I2 इट वर्क एज व्हाट हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी आप रिएक्शन किससे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट से। तो क्या बनेगा? I माइनस, और इसी रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइज फॉर्म, यस और नो? तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? I2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हमें व्हाट वी से एस्टिमेशन करना है, जिसका हमें अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो कैलकुलेट करना है, इट गिव्स यू आयोडाइड आयन, एंड लास्टली भी से इसी का आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म, यस और नो? तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि I2 जो है वो I माइनस में कन्वर्ट हुआ है। और दूसरी बात की I2 का अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें, ये आप वॉयलेट शेड में होता है, आयोडीन जो होता है ये वॉयलेट शेड में होता है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझिए भाई बात को। अब ये हमने इसमें जो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हमने फिल कर दिया, अब आप धीरे धीरे ऊपर से आयोडीन इसमें ऐड कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप आयोडीन ऐड कर रहे हैं। जैसे आप आयोडीन ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड कर रहे हैं, तो वो आयोडीन आपका क्या है, इस रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद एक कंडीशन आएगी जब क्या होगा कि ये सारा आयोडीन जो है, सॉरी ये सारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट ड्रॉप डालेंगे, जो भी नेक्स्ट ड्रॉप आएगी, वहां रिएक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो नेक्स्ट ड्रॉप होगी वो एज ए फ्री आयोडीन हमको मिलेगा। फ्री आयोडीन से मतलब मेरा है कि वो कंज्यूम भी नहीं हुई, क्योंकि आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो प्रॉपर्ली खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं इधर ना स्टार्च हम लोग कब यूज कर रहे हैं, जब रिएक्शन खत्म होने वाली है उससे पहले हम इसको यूज करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो आयोडीन, फ्री आयोडीन है, वो डायरेक्टली स्टार्च से रिएक्ट करेगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है स्टार्च के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं व्हाट वी से आयोडीन स्टार्च एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। मैं लिखता हूँ इसको, देखो मेरे पास को उतारी है, फिर मैं इसको वापस रिकॉल करता हूँ मैंने क्या बोला। तो आपको जो ध्यान रखनी वो रिएक्शन एक ही है, दिस इज अ सिंगल रिएक्शन फॉर आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब मैं वापस बात पे आता हूं, आई होप ये आपको विजिबल होगा मेरे हिसाब से। अभी देखिए, सो मैं क्या कह रहा हूं कि स्टार्च इज यूज्ड एज इंडिकेटर, एज स्टार्च interact with free iodine, it form a iodine starch adsorption complex, of blue, कई बार इसे deep blue या dark blue, somehow what we say more toward the black color of deep color। क्या मैंने बोला? देखो आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझना, हमें पॉइंट टू पॉइंट कुछ याद नहीं करना है। आपने ब्यूरेट में आयोडीन फिल कर रखा है, नीचे आप रिड्यूसिंग एजेंट आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आप आयोडीन ऐड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद सारा रिड्यूसिंग एजेंट आपका कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। अब आप जो भी आयोडीन आप ऐड करेंगे, नीचे कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली वो स्टार्च से रिएक्ट करेगी और स्टार्च से इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं आयोडीन स्टार्च एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। मैंने एक वर्ड यूज किया एडसॉर्प्शन,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन? दो अलग अलग वर्ड बेटा, एक तो होता है आपका एडजॉर्प्शन, अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है कि इनटू द बल्क। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। कैसे? मान लीजिए मैं सपोज कीजिए कि मैं कोई रेत के पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल लाके मेरे हाथ पे रखता हूँ, तो वो मेरे सिर्फ बॉडी के सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे, हाथ के अंदर नहीं जाएंगे। दिस इज व्हाट दैट इज ऑप्शन। बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, जब आप चौक से बोर्ड पे लिखते हैं, आप जो है ना बोर्ड पे लिखने वाली चौक जो होती है, उस चौक को अगर हम इंक या उस पर अगर इंक डालते हैं, अगर मान लो उसमें अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप इंक डालता हूँ, तो वो इंक चौक के अंदर नहीं जाती, वो चौक के सरफेस तक रहती है। दैट फिनोमेना इज व्हाट नोन एज एडजॉर्प्शन। एक फिनोमेना जहां पर कोई सॉल्यूशन इस तरह से है कि वो इनटू द बल्क चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कि उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर इनटू द बल्क ग्रहण कर लिया, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। एड्सॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना, इट इज बल्क फिनोमेना। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, तो कुल मिला के यहाँ पे इतना कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से आपका ये डार्क ब्लू या डीप ब्लू, समहाउ इसको है ना ब्लू ब्लैक भी कहते हैं, कई बार ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है? इंडिकेटर काम कर रहा है भाई, पहले सोल्यूशन आपका कलरलेस था, तो कलरलेस से क्या हो गया, ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया। ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी रिएक्शन, आपकी टाइट्रेशन खत्म हो चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? अब वही आप क्या करते हैं, फिर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंड ऑल, जो हमने पहले पढ़ा है, उसकी हेल्प से जिसका भी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसकी जो भी क्वांटिटी कुछ में पूछी गई है, आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर और नॉट? दिस इज सिंपली व्हाट वी से आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। दिस इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। क्लियर? क्लियर? यस और नो? मैं लास्ट में जब अभी पहले पढ़ाता हूँ मैं आयोडोमेट्रिक, फिर मैं इसको आप समराइज करूंगा, आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने बताऊंगा आपको, ठीक है? तो एक बार उसको उतार लीजिए, फिर मैं हटाता हूँ इसको। चलो देखो, तो भाई जो मेन रिएक्शन क्या थी आयोडोमेट्रिक में भाई, I2 with what we say reducing agent gives iodide ion with oxidized form। ये था आपका। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट वन, फॉर estimation of stannous ion Sn+2 आयन, तो आप क्या करेंगे, आप I2 लेंगे, यहाँ आप Sn+2, ये आपका I माइनस और ये आपका Sn+4, ये रिएक्शन बन जाएगी उसके लिए। मान लो मैं बात करता हूँ फॉर एस्टिमेशन ऑफ H2S, तो आप क्या करेंगे, फिर से I2, ये आपका H2S, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, HI विथ सल्फर। HI से मतलब मेरा क्या, आयोडीन फिर से क्या -1 में आ गया। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल मान लो जो कॉमन है सबसे ज्यादा, हाइपो की बात करें हम लोग, थायोसल्फेट आयन की, H2O3-2, इट गिव्स यू I- प्लस S4O6-2। मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक मान लीजिए हम लोग आर्सेनिक के ऑक्साइड की बात करें, प्लस I2, इट गिव्स यू AsO4-3- along with इसे I-। एक मान लो मैं और लिखना चाहूं, सपोज करो यहां पर, चलो इधर लिख देता है, चलो ये लिख देता हूं मैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो N2H4 का एस्टिमेशन अगर करना है, I2 with N2H4, it gives you what? It gives you HI with N2। HI से मतलब फिर से आइडिया आपको क्वेश्चन मिल गया -1 की फॉर्म में। यस और नो? तो ये सारे पॉसिबल केसेस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बात हुई हमारी आयोडोमेट्रिक की। अब हम बात करते हैं आयोडोमेट्रिक की। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? सेकेंड इज आयोडोमेट्रिक
टाइट्रेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, बिकॉज यहां पर कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा है। हमने कहा था इट इज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। तो पहला काम तो हमारा यहां पर है कि हमें आयोडीन प्रिपेयर करना है। फिर दूसरा काम हमारा है हम उस आयोडीन को हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। दो स्टेप याद कर लो ऐसे। फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर आयोडीन। Second step is what? We have to titrate that prepared iodine with what? Hypo solution. Now look at this. For example, suppose करो मैंने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कराई एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप K1O4 भी हो सकता है, आपका K2Cr2O7 भी हो सकता है, तो उसके यहाँ से कोई रिएक्शन लिख सकते हैं, बट फिलहाल जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको मिला I2 या somehow we say I3 माइनस, -1 से 0 चला गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज किया, यस और नो, I2 बन गया। नाउ दिस, ये तो फर्स्ट स्टेप है, हमने I2 प्रिपेयर किया, दैट इज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ I2। ऐसा ही नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आयोडीन को, कुछ तो रीजन होगा, वो सब समझेंगे हम लोग। फिर फर्दर हम इस I2 को हम टाइट्रेट करते हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ Na2S2O3 के साथ। तो आपको फिर से मिलेगा I- प्लस आपका Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। ये आपका हाइपो सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट द हाइपो सॉल्यूशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, तो यहाँ पे दो रिएक्शन है बेसिकली, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज योर सेकंड रिएक्शन। क्लियर? तो पहले सिर्फ इतना ध्यान रखो, दो चीजें, दो स्टेप्स क्या है, बाद में सब समझाऊंगा मैं। पहला स्टेप क्या है? आपको एक्सेस ऑफ Ki का रिएक्शन करवाना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ताकि आपको आयोडीन मिल जाए। नाउ दिस आयोडीन इज व्हाट? फर्दर टाइट्रेटेड विद दिस हाइपो एंड आपको I- और साथ में ये मिल गया। अब बात ये आती है कि भाई किसका एस्टिमेशन हो रहा है। पहली बात तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद करो पिछले वाले पार्ट में मैंने कहा था, मतलब आयोडी मैट्रिक में मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन होता है। यहाँ पर ये जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट जो निकल के आता है, कि आप चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में कह लीजिए। फर्स्ट इज व्हाट? estimation of oxidizing agent is here। दूसरी बात, in burette standard hypo solution, in burette standard hypo solution is used as titrant, मैं फिर से कोरिलेट करता हूं। पहला पॉइंट कि वहां फर्स्ट वाले केस में रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन हो रहा था, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो रहा है। मैं भी रिएक्शन लिखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर भी आपको समझाऊंगा मैं, उसका एस्टिमेशन हो रहा है। दूसरी बात, वहां पर हम आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करते थे ब्यूरेट में, यहां हम लोग फिल कर रहे हैं हाइपो का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट में, ऑब्वियसली एज अ टाइट्रेंट। ये दो मेजर डिफरेंस है। पहला क्या है? वहां रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन होता है, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। क्लियर? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब मैं आपको यही सारी बातें एक प्रॉपर रिएक्शन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? क्लियर? तो वैसे नहीं, अगर प्रैक्टिकली मुझसे पूछा जाए ना कि प्रैक्टिकली से कहाँ काम में आता होगा, वैसे तो खैर सब प्रैक्टिकली ही बातें हैं, पर हम मान लो ना, हमें बहुत प्रिसाइजली समझना हो, बेसिक एग्जांपल्स, प्रिसाइजली नहीं, बहुत बेसिक एग्जांपल समझना हो, तो जैसे कि जो फ्रूट्स है, मान लो कोई भी ऐसा फ्रूट है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, आपका किसी फ्रूट में विटामिन सी है मान लो, तो हमें पता करना है कि उस फ्रूट में कितना विटामिन सी है, कितना एस्कॉर्बिक एसिड है। तो हम इस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। फ्रूट से मतलब मेरा फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? चलो ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा, फिर वापस मैं 1 to 1 चीजें लिखता हूँ। देखिए ना,
तो मेरे कहने का मतलब कि बेटा याद नहीं करना चीजों को, हमें है ना, चीजों में समझना है। अगर आप चीजें समझ लेंगे फिर आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, थिंग्स आर क्वाइट इजी। ऑब्वियसली जो चीजें मैं लिखता हूँ बोर्ड पर सब आप लिखें कॉपी में, कुछ भी स्किप ना करें। आपके नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर आप स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई एडवांस, जेई मेंस एंड ऑल, तो जब आप ये तो आज आप पढ़ रहे हैं, फिर आप जब 4 महीने बाद 3 महीने बाद वापस जब कॉपी खोलेंगे तो आपके नोट्स बहुत प्रिसाइजली लिखे हुए होने चाहिए। टीचर सोचता है कि बहुत सी बातें सिर्फ बोल दे, बोर्ड पे ना लिखाएं, बट आपको लगता हो कि नहीं ये बात भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी साइड में आप कहीं लिख लें। बिकॉज जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके आपके नोट्स बहुत प्रॉपर हैं, तो मान के चलिए कि फिर वो एज ए टीचर का रोल प्ले करते हैं उस समय। बात समझ आ रही मेरी? चलो सुनाओ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एस्टिमेशन ऑफ Cu+2 ion सुनना, मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, सॉरी मैंने लिया कॉपर आयोडाइड लिया, ठीक है। क्या लिया मैंने? कॉपर आयोडाइड। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सुनो। इसकी अब रिएक्शन करवा रहे हैं Ki, जो कि आपका क्या है, एक्सेस में। इससे मुझे मिला I2 या आप कह लीजिए I3 मिला मुझे। तो यहाँ जो ये Cu+2 कितना है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, जो भी इसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, उसको हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है, उसको हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है। यस और नो? तो थोड़ा और बेटर लिखना चाहे तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, सिर्फ Cu+ लिखते हैं, ठीक है। इसको एस्टिमेट करना है, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब अब ये जो I2 लिबरेट हुई है, इस I2 को हम ट्रीट करेंगे हाइपो के साथ। तो क्या करेंगे बेटा, हम देखिए I2 विथ, थोड़ा और मैं नीचे लिखता हूं, दिस I2 विथ Na2S2O3 and here we get I- प्लस, चलो पूरा लिख लो, NaI विथ, ठीक है भाई। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, ऑब्वियसली हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, I2 बनाया हमें इसको एस्टिमेट करना है कि इस पूरे टाइट्रेशन में ही कितना लिया गया होगा, कितना अमाउंट है, कितनी मोलैरिटी है, कितनी नॉर्मेलिटी, उस सब की बातें करेंगे, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ हम एन-फैक्टर की बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैंने ऐसा आपको वह पहले भी क्वेश्चन करवाया था जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जहाँ हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, या सीक्वेंशियल रिएक्शन ही, उसको मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पर, आपको याद होगा अगर तो। ये तय है कि ये तो अननोन है फिलहाल, इसका दिस इज व्हाट द अननोन है, कि आपको इसी का एस्टिमेशन करना है, हमें इसी का एस्टिमेशन करना है भाई। तो ये तय है कि जितने मोल I2 के बनेंगे, जितना Cu+2 आयन होगा, ऑब्वियसली उसी के हिसाब से I2 बनेगा, ये तय है। व्हाट आई एम सेइंग, जितना Cu+2 होगा कि वो उससे रिएक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से उसी अकॉर्डिंग I2 बनेगा। पर चूंकि ये अननोन है तो पता नहीं कितना बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इस I2 को हम ट्रीट करते हैं Na2S2O3 के साथ, टाइट्रेट करते हैं। डायग्राम देखो एक बार फटाफट से आपस, शायद आई थिंक आपको विजिबल होगा ये ब्यूरेट आपकी, इसमें हमने क्या फिल कर रखा है, हाइपो सॉल्यूशन। इस ब्यूरेट में हमने हाइपो सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन फिल कर रखा है, स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। ये सुनो, यहाँ आपका जो भी एनालाइट है जिसे टाइट्रेट वो फिल कर रखा है। ये सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें Na2S2O3 फिल कर रखा है, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली आपका जो एनालाइट हमने फिल कर रखा है। अब जब इसकी I2 की रिएक्शन इससे होगी, तो जितना ये कंज्यूम होगा, पहला स्टेप क्या है, आपने
इसका रिएक्शन कराया, सॉरी जितना Cu+2 का उतना I2 बनेगा, बट हमें पता नहीं कितना एक्चुअल में, ऐसे कह लो। फिर हमने इस I2 को इससे टाइट्रेट कराया, जितना ये कंज्यूम होगा उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये आयोडीन कितना था। जितना ये कंज्यूम होगा हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, जितना ये कंज्यूम होगा उससे मालूम पड़ जाएगा कि आयोडीन कितना था। और हम जानते हैं जितना आयोडीन है उतना ही आपका Cu+2 या उसके रेस्पेक्ट में आपका Cu+2 होगा। तो इस प्रकार से हम इसका एस्टिमेशन करते हैं, इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। पॉइंट समझ में आया? कुछ भी याद करने ऐसा नहीं, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां हम क्या करते हैं कि ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से आप फर्स्ट रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उन सबके इक्विवेलेंट्स को आप बराबर कर सकते हैं। एग्री? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से आप जो सेकंड रिएक्शन है, इनमें जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी रिएक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट्स है, इनके भी इक्विवेलेंट्स आप बराबर कर सकते हैं, परंतु आप डायरेक्टली Cu+2 के इक्विवेलेंट Na2H2O3 के बराबर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस I2 के मोल जितने होंगे, जितना I2 बना होगा उतना ही I2 मैंने यहाँ लिया होगा, तो इसके मोल और इसके मोल बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने पढ़ा है सीक्वेंशियल रिएक्शन में कि इन दोनों के मोल बराबर होंगे, जितना ये बनेगा उतना ही हम इससे ट्रीट करवाएंगे। ठीक है। हाँ, मैंने साथ में बताया था आपको कि अगर I2 का एन फैक्टर यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में और I2 का एन फैक्टर यहाँ सेकंड रिएक्शन में अगर बराबर है, व्हाट आई एम सेइंग, I2 का फर्स्ट रिएक्शन में एन फैक्टर और I2 का सेकंड रिएक्शन में अगर एन फैक्टर बराबर है, तो आप इन दोनों रिएक्शन में, मतलब कि आप Cu+2 और हाइपो सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट्स भी बराबर कर सकते हो, और वहां आप कैलकुलेशन करके जो भी एस्टिमेशन करना है हमें इसका, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। परंतु यदि इक्विवेलेंट्स बराबर, परंतु यदि एन फैक्टर बराबर नहीं है तो हमें मोल वाला रिलेशन यूज करना होगा, जो आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझाऊंगा। व्हाट आई एम सेइंग कि यदि इन दोनों के एन फैक्टर बराबर नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन में I2 के, तो हम मोल वाली अप्रोच यूज करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलो इसको उतारो, फिर मैं फटाफट से एक छोटी सी टेबल बनाता हूं ताकि आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक में डिफरेंस क्या वो हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन वाला पार्ट पे आते हैं। ठीक है? हाँ, एक और बात बताना भूल गया आपको मैं, यहां पर जो हम स्टार्च ऐड करेंगे एज ए इंडिकेटर, तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा? अब याद करो पिछले वाले केस में आयोडीन और स्टार्च के इंटरेक्शन से आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से सॉल्यूशन फाइनली कलर्ड हो जाता है, मतलब कि कलरलेस से वो टुवर्ड ब्लैक ब्लू की तरफ मूव करता है। ये सुनो, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर उल्टा होगा, आपका सॉल्यूशन स्टार्टिंग में जो आप कह सकते हैं कि भाई कलर्ड होता है, बट एट द एंड वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने आयोडीन फिल किया है Na2H2O3 इससे रिएक्ट करेगा, तो ये जो आयोडीन में फिल किया है तो ये दोनों रिएक्ट करते जाएंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा आयोडीन कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा आयोडीन कंज्यूम हो जाएगा ना। तो जब आयोडीन ही कंज्यूम हो गया तो जो स्टार्च हमने ऐड किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो सॉल्यूशन आपका वो कलरलेस हो जाएगा। पिछली बार वाले में क्या था, सॉल्यूशन आपका कलर्ड होता है, बिकॉज आपको वहां फ्री आयोडीन मिलता है। यहाँ आपने आयोडीन यहाँ फिल किया है तो वो इस Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन से कंज्यूम हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे जो ये फील्ड है ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है? अब मैं डिफरेंस वाले पार्ट पे आता हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आयोडीमेट्रिक में इधर लिख रहा हूं और इस तरफ में लिख रहा हूं आयोडोमेट्रिक। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट, I2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर भी आपका I2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, इट इज डायरेक्ट टाइट्रेशन बेटा, and this is what, indirect titration, indirect titration. Third, estimation of reducing agent होता है यहाँ पर, यहाँ आपका estimation of what, oxidizing agent. Clear? Fourth, starch as indicator,
देखो ऐसा नहीं कि मुझे और नहीं यूज करते हैं, करते होंगे ऑब्वियसली बात है, और जनरली जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, क्लास 11-12 के हिसाब से, जेई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मोस्टली क्वेश्चन हमने देखे हैं वहाँ पे आयोडीन की बात की गई है टेक्स्ट वगैरह में भी, तो ठीक है, हम सॉरी स्टार्च की ही बात की गई है, तो हम स्टार्च ही लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने कहता स्टार्च तो पूरी दुनिया स्टार्च यूज कर रही है, स्टार्च के अलावा कोई निगेटिव ही नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका कलर्ड सॉल्यूशन, कौन सा, ब्लू ब्लैक, ठीक है, एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। देखो बेटर इसको ऐसे याद कर लो, आप लिखो मत कि कलर्ड कहाँ है कलर्ड कहाँ नहीं, आप ऐसे याद कर लो जहाँ फ्री आयोडीन होगी, जिस भी केस में फ्री आयोडीन मिलेगी, अगर वो स्टार्च से इंटरेक्ट करेगी तो कलर्ड सॉल्यूशन बनेगा, और फ्री आयोडीन नहीं होगी तो फिर आप कह दीजिए डायरेक्टली कि व्हाट वी से सॉल्यूशन आपका कलर्ड नहीं है। कलर मींस कि वो ब्लैक ब्लू ब्लैक कलर का नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट में ध्यान ना। एक और बात, फोर्थ पॉइंट आपका, फिफ्थ पॉइंट कॉल देता हूँ मैं, मेरे साथ उसका कुछ प्रॉब्लम है इसका यार चलो मैं यहाँ लिखता हूँ फिफ्थ पॉइंट। ये मैं लिख रहा हूँ आयोडीमेट्रिक में कि यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, I2 एज टाइट्रेंट, और यहाँ आपका हाइपो सॉल्यूशन एज टाइट्रेंट, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे, फटाफट से उतारो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एन एक्वस सॉल्यूशन contains 0.1 gram KiO3। तो देखिए बेटा क्वेश्चन आपका है, An aqueous solution contain 0.1 gram KiO3, इसका मोलर मास गिवन है आपको 214, and an excess of Ki was acidified with HCl liberated I2, मतलब कि जो है I2 फर्स्ट स्टेप में Ki की हेल्प से प्रोड्यूस किया गया है, ऑब्वियसली बात है। और आगे बोला है कि जो I2 रिलीज हुआ है, लिबरेटेड I2 कंज्यूम 45 ml ऑफ थायोसल्फेट एंड कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन, आपको एक रिएक्शन गिवन है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि दिस KiO3 विद एक्सेस ऑफ Ki एंड दिस इज HCl, तो I2 बना है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ऑब्वियसली ये हमारा जो क्वेश्चन है कौन से वाले पार्ट का, दिस इज ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, पहले आयोडीन बनाया गया फिर उसको हम थायोसल्फेट से रिएक्ट करवा रहे हैं, यस और नो। वापस देखो, KiO3 प्लस एक्सेस ऑफ Ki, HCl गिव्स I2 प्लस 3H2, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब जो I2 बना है ऑब्वियसली इसकी रिएक्शन किससे होगी, थायोसल्फेट से, तो सेकंड रिएक्शन हम लिखते हैं, दैट इज दिस I2 is what react with now Na2S2O3 and it gives you Na2S4O6 plus 2NaI, ठीक है। खैर बैलेंसिंग का रोल नहीं हमारे यहाँ पे, बिकॉज हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो सारा का सारा इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे चल रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है भैया, हमें इसका मोलैरिटी, सॉरी व्हाट वी से, इसका मोलैरिटी पूछा है। तो पहला काम मैंने क्या सिखाया आपको कि I2 यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट इज हियर एज ए इंटरमीडिएट ही है एक तरह से, जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है और सेकंड रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट है। तो हमें इस I2 का इन्वर्टर निकालना पहले। तो सबसे पहले सभी के हम क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयोडीन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे +5 है बेटा, यहाँ आयोडीन आपका -1 में है, और यहाँ आयोडीन आपका 0 में है, ठीक है। अगर मैं इस के एन फैक्टर की बात करूं तो 5 से कहा जा रहा 0, तो 5 × 1 5, आयोडीन का एक ही आइटम है।
इसकी हम बात करें -1 से 0, तो कितना आपका n फैक्टर 1 ही। उस आयोडीन पे भी आते हैं हम लोग। इसकी हम बात करें, देखो 0, ये मैंने कई बार सिखाया है, सल्फर यहाँ +2 में होता है। ये सल्फर आपका 5/2 या 2.5 में होता है। ये आयोडीन आपका -1 में होता है। इसके n फैक्टर की बात की जाए, 0 से कहाँ गया -1, 1 का चेंज इंटू 2, ठीक है। अब तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 से 2.5 का चेंज इंटू 2, कितना फैक्टर इसका 1, इसका n फैक्टर 1 है। इसी का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी का मोलारिटी चाहिए। सच्ची बात क्या है, मोलारिटी पूछा n फैक्टर 1 है, तो मोलारिटी नॉर्मलिटी दोनों सेम होंगे। n फैक्टर 1 है तो मोलारिटी नॉर्मलिटी दोनों सेम होंगे। तो अब सोचो अगर मुझे n फैक्टर निकालना ही नहीं आता तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलो इसके n फैक्टर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन 0 से -1 जा रहा है, आयोडीन 0 से +5 जा रहा है। तो ये आयोडीन जो है यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। इसी आयोडीन का एक बार तो नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसी का एक बार नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, इट इज व्हाट द डिसप्रपोर्शनेशन। सो ये आयोडीन यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, तो n फैक्टर क्या होगा? n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो हम क्या करेंगे, पहले n1 निकालें। मैं साइड में लिखा हूं, देखो n1 मतलब कि 0 से i माइनस, 0 से -1, 1 का चेंज इंटू 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। सेकेंड की बात करें, 0 से +5, 5 का चेंज इंटू 2, 5 इंटू 2 10। तो नेट n फैक्टर कितना आएगा? मैंने आपको सिखाया पहले कई बार, इज व्हाट, आई थिंक आपको शायद दिख रहा होगा ये, मैं थोड़ा इसको, सो नेट n फैक्टर इज व्हाट, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, इट इज 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, इट इज 20/12, वी से इट इज 5/3। तो मुझे समझ में आया कि इसका जो n फैक्टर है यहाँ पर वो 5/3 है। इसका n फैक्टर कितना है? 5/3। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस आयोडीन का और इस आयोडीन का n फैक्टर सेम नहीं है। तो अब डायरेक्टली आप जो है इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं कर सकते फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के। हमें अब मोल से ही चलना होगा। मैंने पहले समझाया था, जब भी ऐसा हो कि n फैक्टर डिफरेंट हो तो हम मोल वाले पार्ट से आते हैं। तो वो हम देखते कैसे करते हैं। देखो, तो पहली बात, क्या मैं कह सकता हूं कि जो ऊपर की दो रिएक्शंस हैं इनको देखकर क्या हम कह सकते हैं कि इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, और फिर नीचे वाले के लिए क्या कहते हैं इनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये सुनो, ये सुनो, तो एक बार इसको उतारो, फिर थोड़ा आपको आगे समझाता हूँ। मुझे थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो उतार लीजिए फटाफट इसको, फटाफट से। देखो, तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। इन सबके इक्विवेलेंट बराबर है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर आपने IO3 माइनस के I2 बराबर क्यों करें, आपने इस I माइनस के I2 बराबर क्यों नहीं कर दिया? देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको इस IO3 माइनस का इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए ऊपर ये IO3 माइनस क्या है, के IO3 तो है, और हमें I2 का तो चाहिए इंफॉर्मेशन, इसलिए दोनों को बराबर किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो मोल इंटू एन फैक्टर करें हम लोग, तो मोल कितना है, गिवन मास बाय मोलर मास 214 इंटू एन फैक्टर कितना, देखिए आप, इसका एन फैक्टर आपका 5 है, ठीक है, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। मैंने क्या कहा, हमें मोल से चलना होगा। तो अब मुझे यहां पर मोल निकालने होंगे साइड टू के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोल ऑफ इस I2 की बात की जा रही है। हम फर्स्ट रिएक्शन पे सेकंड रिएक्शन पर नहीं आए, हम पहले इसके मोल निकालेंगे, फिर
इसके मोल को आपस में कोरिलेट करें। तो मोल ऑफ I2 क्या मैं कहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर। क्यों भाई, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू n फैक्टर होते हैं। तो मोल इज व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, ये रहे, इसको डिवाइड करेंगे n फैक्टर से, तो इस I2 के मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं साइज को कम करने की कोशिश करता हूं, आई होप ये हो जाए मुझसे, पर वही बेटा हमेशा की तरह कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ, मतलब इस बोर्ड की मेरे से कोई दुश्मनी वगैरह है बेटा है, या मेरे को आता भी नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी कम जानता हूँ। चलो छोड़ो, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो क्या करेंगे, मोल ऑफ I2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, 0.1 इंटू 5/210, और नीचे n फैक्टर कितना है 5/3। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। देखिए हम फर्स्ट सेक्शन पे है। सो मोल ऑफ I2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर। तो थोड़ा हम देख लें आपस बेटा एक बार। देखिए 0.1/214 इंटू 5, 0.1 इंटू 5/214 इंटू n फैक्टर 5/3। तो ये 5 से 5 कट जाएगा हमारा, इट इज व्हाट 0.3/214। ये मोल ऑफ I2 आ गए फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है भाई, तो इसको याद कर लो, हम वापस इसको पिछले पेज पे यूज करते हैं। यहाँ तक निकाला, हम लोग जानते हैं कि भाई जो फर्स्ट रिएक्शन में I2 के मोल है वही आपके सेकंड रिएक्शन में भी I2 के मोल्स तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से कोशिश की जाए, ये चाहता ही नहीं मैं कोशिश करूं। चलो मैं रब करना पड़ेगा मुझे बेटा ना। अब मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करिए, मैं सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। So from second reaction हम क्या, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। इसके मोल हमने भी निकाले 0.3/214, सो 0.3/214। मोल निकाले से मतलब मैंने I2 के मोल यहाँ निकाले, तो इन दोनों के मोल बराबर होंगे। जितने मोल यहाँ बनेंगे उतना ही तो मोल आगे हम किसी से रिएक्ट करवाएंगे, इनटू n फैक्टर। तो n फैक्टर इसका लेंगे, इसका लेंगे कितना आपका 2, इक्वल टू नंबर ऑफ क्या यहाँ पे मोल इंटू n फैक्टर यूज करूंगा, नो क्यों नहीं यूज करूंगा, बिकॉज हम यहाँ यूज करेंगे n इंटू वी। वाई n इंटू वी, बिकॉज आप देखिए क्वेश्चन में आपको थायोसल्फेट का वॉल्यूम दिया है और हमसे मोलारिटी ही पूछी है, तो n इंटू वी करेंगे हम लोग। सो n इंटू वी, वी कितना है 45 ml/1000। ये सुनो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, फटाफट से करके दिखाओ। ये सॉल्व किसी ने, चलो इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं। तो इट इज 0.6214 इक्वल टू, ऑब्वियसली इट इज 45 इंटू 10⁻³ आपका, उधर ले आते, चलो ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, इट इज 600। अब मैं चेक कर लेता हूँ उसका आंसर कितना है मेरे पास। जस्ट मेरा फोन कहाँ चला गया, फिर आप निकाल लेना उसके हिसाब से ना, आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। इसकी बेटा नॉर्मलिटी तो 0.06 आ रही है ना,
चेक कर लेना एक बार आप फिर से। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मलिटी है भाई इसकी मोलारिटी होगी, बिकॉज एन फैक्टर कितना है इसका 1 है, किसका मतलब इसका, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ हमने बात करी आयोडोमेट्रिक की। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सौरभ करता हूँ बेटा, देखिए तो देखिए 20 ml ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट वन, ये भी आपका आयोडोमेट्रिक पे ही है, वैसे कुछ लैंग्वेज आप देख पाएंगे। 20 ml ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज ट्रीटेड विद एक्सेस KI। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम KI के साथ, ऑब्वियसली I2 बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप है आयोडोमेट्रिक का। एक्सेस ऑफ KI, द लिबरेटेड I2 इज ट्रीटेड अगेंस्ट हाइपो सोल्यूशन, गिवन आपको 0.1 नॉर्मल थायोसल्फेट है। इफ 24 ml of this thiosulfate solution is required to reach the end point, find the normality of K2Cr2O7 originally। पिछली बार आप देखेंगे आपसे पिछले क्वेश्चन में Na2S2O3 का नॉर्मलिटी या मोलारिटी पूछा गया था। इस बार आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है K2Cr2O7 उसका इंफॉर्मेशन, उसके बारे में नॉर्मलिटी पूछी गई है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, K2Cr2O7 Cr2O7 -2, इसकी KI से कई रिएक्शन में, तो आयोडीन KI गिव्स I2 प्लस Cr प्लस 3। अब देखो यार ना, ये सब चीज आपको आनी चाहिए, पूरी बैलेंस नहीं करना, जरूरत भी नहीं है। ये K2Cr2O7 है, ये आयोडीन है, ये पता है मैं एसिडिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, +6 से कहा जाता है +3 में। तो ये चीजें हमें सब पता होनी चाहिए, हम पहले बातें कर चुके हैं इनके बारे में। तो +6 से कहा गया, ये +3 में गया, तो इसका इनफैक्टर सिंपली पता है मुझे हमेशा कितना होता है, 6 होता है। 6 से 3 का चेंज इंटू 2 6 आ गया, ये सुन लो। इसके इनफैक्टर की बात कर लो आप, 0 से -1, ये भी कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। कसते से हम लोग, ये सुनो, ऐसे मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी होगी। सेकंड रिएक्शन जो I2 बना है, इस I2 से रिएक्ट करवाया हमने थायोसल्फेट से। दिस I2 रिएक्ट विथ सोडियम थायोसल्फेट, हमें पता है कि भाई क्या बनेगा इधर, NaI विथ Na2S4O6 बन गया। तो इसका इनफैक्टर कितना हमारे पास, 0 से -1 जा रहा, देखो 0, ये -1, कितना इनफैक्टर इसका आपका 0, 1 का चेंज इंटू 2। इसका इनफैक्टर कितना हमेशा पता है हमें, 1 होता है। ये सुनो, अब देखो क्वेश्चन में, देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपसे इसका क्या पूछा है, नॉर्मलिटी, इसका इनफैक्टर दिया आपको। अब देखो 20 ml वॉल्यूम दिया है K2Cr2O7, इसको हम एक्सेस ऑफ KI से ट्रीट कर रहे हैं अगेंस्ट, फिर उसके बाद जो I2 बना, यहां से हम I2 निकाल लेंगे। I2 कैल्शियम क्या करेंगे, इस I2 के मोल इसके मोल बराबर, देखो दोनों का इनफैक्टर सेम है, तो वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे दोनों का इनफैक्टर अगर सेम है तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली कोरिलेट कर सकता हूँ, मतलब कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट लगाओ, फटाफट से जो पूछा निकाल लो। क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। इस तरह का ही मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ रहे थे। आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन था, जब हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शंस की बात करते थे वहाँ पे। तो ये हमारी बात हुई। तो आप सॉल्व करना, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया आज कि क्या है आयोडोमेट्रिक, क्या है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बच रहे हैं बहुत सिंपल टॉपिक है। एक वाटर की हार्डनेस की बात की जाएगी, एक आपका परसेंटेज वॉल्यूम है, और एक आपका आई थिंक मेरे हिसाब से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बट हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की गई थी वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। सो उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।